चलिए, कल हम लोग पढ़े थे, कल की क्लास में क्या पढ़े थे? धातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है? धातु के भौतिक गुण मतलब क्या होता है? भौतिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो उसके बाहरी गुण है। क्या है? जो बाहर से दिखाई देते हैं। नहीं, उसको कौन सा गुण कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धातु का रासायनिक गुण। हाँ, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? धातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब जो गुण रिएक्शन करने के बाद स्पष्ट होता है, अभिक्रिया करने के बाद स्पष्ट होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। समझ में आया? और जो गुण बाहर से दिख रहा है क्या हो गया? वो भौतिक गुण हो गया। ठीक है, तो लोग हेडिंग बनाइए, धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण। सभी लोग हेडिंग बना लिए? धातु के रासायनिक गुण। चलिए समझिए, पहला रासायनिक गुण क्या होता है। इसमें हम लोग केवल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। रिएक्शन किसे कहते हैं? कोई लोग बताइए, किसे कहते हैं अभिक्रिया? ठीक, आइए तब पहले आप मान के चलिए, कोई धातु का तो नाम बोलिए पहले, तब ना धातु के साथ किसी दूसरे पदार्थ का अभिक्रिया करवाएंगे। सोडियम ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं, कैल्शियम, जिंक, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? धातु। इतना तो पहले पढ़ चुके आप लोग। नहीं, तो हम आज क्या करवाएंगे? उसके साथ किसी दूसरे पदार्थ का रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करने के बाद देखेंगे किसका निर्माण होता है या नया पदार्थ क्या बनता है। तो सबसे सिंपल धातु मान के चलो हम ले लेते हैं सोडियम। क्या ले लेते हैं? सोडियम लेते हैं। और इसके साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी अभिक्रिया? ऑक्सीजन की अभिक्रिया, तब पता चलता है कि इसमें बनता है सोडियम ऑक्साइड। क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड। अभी बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अब देखिए, अब इसी को हम क्या करेंगे? ये आपका भाषा है, अब इसको हम समझाएंगे रिएक्शन में या समीकरण में। नहीं तो सभी लोग को पता है कि सोडियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है ना? अच्छा सॉरी Na होता है। मनीषा क्या होता है? Na, ठीक, Na। और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। नहीं तो ये क्या बन गया? NaO। क्या बन गया? यानी कि सोडियम और ऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार हम किसी दूसरे धातु लेते हैं। जिंक ले लिए, संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है तो कर दीजिए, हो गया, आत्मा को शांति मिला। जिंक प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसको भी भाषा में लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा आप लोग। जिंक प्लस किसका अभिक्रिया करवाएं? ऑक्सीजन का, तब जाके क्या बना?
जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, क्या बना? ZnO। संतुलित नहीं है, इधर भी 2 लगा दीजिए, इधर भी 2 लगा दीजिए, हो गया संतुलित। ये क्या बना? जिंक ऑक्साइड। क्या बना? हाँ, ये हो गया आपका जिंक, ये हो गया ऑक्साइड, तो इसको क्या लिखेंगे? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हो गया ये। इस प्रकार यदि हम किसी भी धातु का, केवल ये सोडियम पोटेशियम नहीं, किसी भी धातु का यदि अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं तो ऑक्साइड ही बनता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाँ, सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम है तो एल्युमिनियम है तो सभी धातु का क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहला गुण यही लिखेंगे कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। तो लिखिए आप पहला नंबर। ये भी हम आप लोग को पहले एग्जाम्पल ही बता दिए, इसमें पहला नंबर लिखिए इसके रासायनिक गुण में। लिखिए प्राय धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो पहले थोड़ा सा भाषा में लिख लीजिए, धातु प्लस क्या? ऑक्सीजन। धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? किसके साथ? तो क्या मिलता है? धात्विक ऑक्साइड मिलता है। धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का क्या है? धातु का भौतिक गुण या रासायनिक गुण? रासायनिक गुण, क्योंकि ये रिएक्शन करने के बाद पता चलता है। कब पता चलता है? हाँ, रिएक्शन करने के बाद पता चलता है। इसी कारण इसको हम लोग बोलेंगे धातु का रासायनिक गुण। तो पहले यहाँ तक लिखिए पूरा, फिर ये एग्जाम्पल भी लिखिए आप लोग। फिर ये एग्जाम्पल लिखिएगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, जिंक प्लस ऑक्सीजन सारे। एक चीज आप लोग को हम पहले बता चुके हैं, केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर में ही, धातु का जो भी आपका ऑक्साइड है, किसी भी धातु का ऑक्साइड, हाँ, वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का मनीषा? बेसिक मतलब अम्लीय, क्षारीय नेचर का होता है। धातु का कोई भी ऑक्साइड किस नेचर का होता है? क्षारीय नेचर होता है। और आप लोग को थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए भस्म और क्षार में, दो थोड़ा सा अंतर है। पता है क्या? भस्म आपका ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन उसी भस्म को यदि क्या करेंगे हम, जल में घुला देंगे, जलीय अवस्था में ले आएंगे, तो वही क्या बन जाएगा? क्षार बन जाएगा, अम्ल बनेगा, क्षार। क्या बनेगा? हाँ, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं, लेकिन वह जल में घुलकर क्या बन जाते हैं? क्षार बन जाते हैं। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड दोनों होते हैं, अम्लीय भी और क्षारीय। तो कुछ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। उसे हम लोग कहते हैं
द्विधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाँ, जिसमें दोनों तरह के गुण होते हैं, दोनों तरह के धर्म, धर्म मतलब गुण होता है, ठीक है, जिसमें दोनों तरह के गुण होते हैं, अम्लीय गुण भी और क्षारीय या वाष्मिक गुण भी, ठीक है। तो लिख लेते हैं अगला नंबर। आई प्राय धातु के ऑक्साइड प्राय धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। तीसरा नंबर लिखिए। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्षार मतलब छौर नहीं समझते हैं? हाँ, क्षार मतलब छौर। द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो वैसा धातु का ऑक्साइड जिसमें कैसा गुण? दोनों गुण होता है। कौन कौन सा गुण? अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय गुण भी होते हैं और उसमें क्षारीय गुण भी होता है, अर्थात उसमें दो धर्म है। धर्म मतलब क्या होता है? धर्म मतलब गुण, नहीं कहता गुण धर्म, धर्म मतलब गुण। तो जिसमें दोनों गुण होते हैं, कौन कौन गुण? निशु, अम्लीय और, हाँ, मुंह से आवाज निकालो तब नींद भागेगा। उसे क्या कहते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड। लिखिए एग्जाम्पल। द्विधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिखिए। जिंक ऑक्साइड, आप लोग को पूरा नाम लिखना है। जिंक ऑक्साइड सूत्र क्या होता है इसका? हाँ, अभी जस्ट बताए थे, ZnO। बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है? बेरिलियम का संकेत Be, नहीं, ऑक्साइड है तो क्या लगा देंगे? ओ। इससे पहले आप लोग क्या लिखे? और हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसके अलावा और क्या लिखे आप लोग? लेड ऑक्साइड। क्या होता है इसका सूत्र? Pb। तो अभी आपके सामने जितने भी ये क्या है धातु के ऑक्साइड हैं, ये सभी कौन से ऑक्साइड हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड। क्या है? क्योंकि इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण पाए जाते हैं। समझ में आया? चलो अब अगला नंबर लिखो। 5 नंबर होगा, बोलो ना।
अभी देखिए क्या समझाए, सभी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिसके लिए कुछ तापमान चाहिए, और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या कर सकते हैं, उसको समझो। क्या नाम बाबू, ये लड़का, फॉलो मी, इधर ध्यान दो पहले तब लिखना, चट्टा उधर जाओ। चलिए समझिए क्या बता रहे थे। कुछ धातु क्या होते हैं, विशेष तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दोनों का सक्रियता, अभिक्रियाशीलता अलग अलग है। और आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में लिखा चुके हैं धातु की सक्रियता श्रेणी, हाइड्रोजन से ऊपर वाला अधिक सक्रिय है और हाइड्रोजन से नीचे वाला कम सक्रिय। लिखा चुके कि नहीं लिखा चुके? वो लिस्ट नहीं बनाए थे इस प्रकार से, ऐसे जो बनाया था, याद आया? हाँ, तो उसी लिस्ट से तुम लोग कल देख के आना किस धातु का अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन जिसकी सक्रियता कम है उसको बाहर से टेम्परेचर देना पड़ता है, तब वो रिएक्शन करता है। समझ में आया? तो क्या लिख रहे थे हम लोग, पढ़ो एक बार। हाँ लिखिए, सभी धातु की क्रियाशीलता एक समान नहीं होते। सभी धातु की क्रियाशीलता एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। इसका लिखिए ए नंबर, किसका सक्रियता अधिक है, कम है, ज़्यादा है, उससे भी कम है, उससे भी कम है, सबसे कम है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे अधिक धातु माना जाता है, सबसे अधिक सक्रिय धातु माना जाता है सोडियम और पोटेशियम को। किसको? ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा सक्रियता है, इतना ज़्यादा एक्टिविटी इसके अंदर है कि जरा सा इसके अंदर ऑक्सीजन मिलता है तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। समझ में आया? कौन? सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा सक्रिय है, जरा सा भी ऑक्सीजन का इसको संपर्क मिलता है तुरंत रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और बड़ा धमाका कर सकता है रिएक्शन करके। इसी कारण इसको क्या किया जाता है, बंद डब्बे के अंदर केरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है। समझ में आया? तो पूछेगा क्वेश्चन, किस धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है? सोडियम को। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे वो बाहर निकलेगा तुरंत रिएक्शन। तो सभी धातु का सक्रियता क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सभी धातु अलग अलग वेग से, अलग अलग रफ्तार से अभिक्रिया करता है। जैसे लोहा ज़्यादा सक्रिय है या एल्युमिनियम, बताइए, लोहा ज़्यादा सक्रिय है या एल्युमिनियम? या लोहा या ज़्यादा चांदी? बताओ कौन ज़्यादा सक्रिय है? चांदी। चलिए ठीक है, आप लोगों का कहना है कि चांदी ज़्यादा सक्रिय है। तो लोहा को मान के चलो ये लोहा का कलम है, एक और हम कलम ले लेते चांदी का, ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, खुले हवा में छोड़ देंगे। तो पहले जंग किस में लगेगा, पहले अभिक्रिया कौन करेगा, लोहा की चांदी?
तो पहले अभिक्रिया कौन किया? तेजी से अभिक्रिया कौन किया? तो लोहा ज्यादा सक्रिय हुआ गधे। कौन हुआ? जो जल्दी अभिक्रिया कर लिया वो ज्यादा सक्रिय है, जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता है वो क्या है? कम सक्रिय है। समझ में आया? हाँ, तो चांदी क्या है? कम सक्रिय। उससे भी कम सक्रिय कौन है? सोना। नहीं, 10-20 साल के बाद एक बार जंग लगता है। नहीं रे, लोहा में क्या होगा? थोड़ा सा हवा में छोड़ दो, 2 या 3 दिन छोड़ो, चौथा दिन देखो उसमें जंग लग जाता है। नहीं लग जाता? हाँ, एक दिन में जंग लग जाता है। हाँ, अब समझ में आया? तो उसी प्रकार सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया क्या है? अभिक्रियाशीलता क्या है? कम या अधिक? बहुत अधिक। निकाले तुरंत आग लग गया। तो सबका अभिक्रियाशीलता क्या होता है? अलग अलग होता है। अभी हम एक एग्जांपल दिए किसका? सोडियम और पोटेशियम का। यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसको हवा में खुला छोड़ने पर आग लग जाता है। तुरंत इमीडिएट उसके अंदर रिएक्शन हो जाता है। समझ में आ गया? मैग्नीशियम कमरे की ताप, कमरे की ताप मतलब सामान्य ताप कितना डिग्री? हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हो गया? आप लोग खुद से समीकरण लिखिए तो जल्दी से। स्मॉल्स तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर सी। लिखिए जिंक धातु को प्रबलता से गर्म करने पर आइए जिंक ऑक्साइड बनाता है। जिंक धातु को प्रबलता से गर्म करने पर क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड बनाता है। मतलब ये उससे भी क्या है? कम है या अधिक अभिक्रियाशील है? बोलो ना रे। कम है, उससे भी ज़्यादा। इसमें ज़्यादा है, टेम्परेचर देना पड़ता है। किससे ज़्यादा है? हाँ, मैग्नीशियम से भी ज़्यादा इसमें टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। तो बताओ जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम ज़्यादा है, अर्थात जिंक मैग्नीशियम की तुलना में क्या है? और कम सक्रिय है। तो लिख लीजिए आगे, देखिए लिखिए अतः जिंक क्या है?
मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, मैग्नीशियम से कम क्रियाशील। हो गया। एग्जाम्पल नंबर डी लिखिए, तो एग्जाम्पल नंबर डी लिखिए। लिखिएगा कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में लंबे समय तक गर्म करने पर धीरे धीरे कॉपर ऑक्साइड बनाता है। धीरे धीरे कॉपर ऑक्साइड बनाता है। धीरे धीरे क्या करता है? ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो धीरे धीरे क्यों बनाता है? क्योंकि ये जिंक से भी कम क्रियाशील है। जिंक से भी क्या है? हाँ, देखिए क्या करते हैं हम लोग डी नंबर में, कॉपर को ऑक्सीजन को लंबे समय तक, बहुत देर तक गर्म करते हैं ना, बहुत लंबे समय तक, तब जाके वो धीरे धीरे क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। नहीं तो इसका रिएक्शन लिख लीजिएगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ 2 लगा दीजिएगा, हो गया बैलेंस। तो ये क्या हो गया आपका? हाँ, इंग्लिश में लिखे थोड़ा सा, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब बताइए, अधिक अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील? कम अभिक्रियाशील है ना, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। नहीं तो लिखिए, अतः कॉपर किससे? जिंक से भी कम क्रियाशील है। जिंक से भी कम क्रियाशील। जिंक से भी क्या है? कम क्रियाशील है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। ठीक है, चलिए अब इससे भी ज़्यादा कम क्रियाशील है आपका चांदी। कौन है? एग्जाम्पल नंबर कितना होगा? बोलो, एग्जाम्पल नंबर ई लिखिए। तो लिखिए अगला एग्जाम्पल। सिल्वर मतलब क्या होता है? चांदी। गोल्ड मतलब? हाँ, तो लिखो चांदी एवं सोना। चांदी एवं सोना उच्च ताप एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ऑक्साइड नहीं बनाता। बनाता ही नहीं है, ये बताइए। ऑक्साइड नहीं बनाता।
समझ में आ गया? तो सोना और चांदी क्या होता है? उच्च ताप पर ऑक्सीजन की कितनों लंबी उपस्थिति रहे, कितनों लंबे समय रहे, लेकिन ये धातु का ऑक्साइड नहीं बनता, अर्थात इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, वर्षों लग जाता है। समझ में आ गया? तो बताइए आप सब कौन धातु का इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो तुरंत धातु का ऑक्साइड बना लेता है या जो जिसके धातु के ऑक्साइड बनने के लिए लंबा समय लगता है? कैसा धातु इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ, जिसके ऑक्साइड के निर्माण में क्या होता है? लंबा समय लगता है। नहीं, ऑक्साइड मतलब धातु का वो क्षय हो जाएगा, धातु में जंग लग जाएगा, धातु नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तांबा भी इस्तेमाल करते हैं या एल्युमिनियम या फिर जो भी लोहा ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ऑक्साइड से बचने के लिए, रिएक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। नहीं, ताकि क्या हो, ये जल्दी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड नहीं बनाए और इसका जीवन काल काफ़ी लंबा हो। समझ में आ गया? आइए, तो सिल्वर और जो चांदी है, यानी कि चांदी और सोना, ये ऑक्साइड बनाता ही नहीं है, इसी कारण सबसे महंगी धातु है ये, नहीं है? और लोहा सस्ती धातु है, नहीं? 100 ग्राम सोना में क्या किलो लोहा हो जाएगा रे? हाँ, इसी कारण तो कहा जाता है कि सोनार के घर का जो कचरा भी होता है ना, लोहार के घर से ज़्यादा ही पावर का होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये था आपका ऑक्साइड वाला एग्जाम्पल, ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से हम यदि सक्रियता श्रेणी लिखेंगे तो सबसे कम किसका होगा? सोडियम का। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? हाँ, सोडियम और पोटेशियम। उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर और चांदी। नहीं तो लिखो, तो एरोदिक लिखिए इस प्रकार, धातु की सक्रियता श्रेणी निम्न है। तो पहला हो जाएगा आपका सोडियम या पोटेशियम। इससे भी कम सक्रिय कौन है? मैग्नीशियम। इससे भी कम सक्रिय जिंक है। इससे भी कम कॉपर। इससे भी कम सिल्वर या ऑरंडम। सोना का संकेत क्या होता है? AU, सिल्वर का Ag। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? धातु की सक्रियता श्रेणी हो गया, अभिक्रियाशील श्रेणी हो गया। ठीक है, चलो ये वाला श्रेणी उतार लो जल्दी से, फास्ट में। 6 नंबर लिखिए, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है।
अब देखिए मान के चलिए सोडियम क्या है, धातु है। सबको पता है सोडियम क्या है, कैसे जाने, देखें कभी इसको तो कैसे बता दी धातु है, बताओ क्या क्या बोल रहे, तो सब तो धातु ही होता है, कैसे जाना ये धातु है, पता नहीं। हाँ, क्योंकि इसका जब हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आता है, एक आता है सोडियम का। जैसे सोडियम का टोटल परमाणु संख्या कितना, 11। तब पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं, दूसरा में तो क्या को बच गया, 2 8 10 एक गुण बच गया। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिसका 1 2 या 3 होता है वो क्या होता है, हाँ। तो सोडियम क्या है, धातु है। इसका अभिक्रिया किसके साथ करवाएं हम, जल के साथ, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसके कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम धातु है और जल का सूत्र सबको पता है क्या होता है, H2O, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन क्या होता है, किसके पास चल जाता है, किसके पास अंशु, ठीक से बैठो। तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन किसके पास चल जाता है, जल ऐसे होता है ना, H और OH, यही ना जल है, H2 और O। तो H2O में से OH किसके पास चला गया, तो Na और OH, तो क्या बन गया, NaOH, ठीक है। बच क्या गया, H। अब यहाँ हम H2 लिखे हैं, तो यहाँ आप बैलेंस कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ भी तब 2 लगा दीजिए और फिर यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब देखिए सारा अणु परमाणु की संख्या समान हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। कहाँ, चलो देखो इधर टोटल कितना हाइड्रोजन, 4, इधर कितना, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 नहीं हो गया। ये सब फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक फिर समझाना पड़ेगा हमको, लिखो, नहीं हो गया 4 गो, और कोई दिक्कत पूछिए, ठीक। हो गया तक, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। कैल्शियम क्या है रे, धातु या अधातु, धातु। इसका अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, जल के साथ। अब देखिए वही सेम कंसेप्ट है, जल के अंदर क्या सब होता है, O और OH होता है। अच्छा सॉरी, हाँ, H और OH होता है, नहीं तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। इसका जो OH है वो किसके साथ आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब O रहेगा तो ऑक्साइड, OH रहेगा तो याद रहेगा, जब चुच्छे O रहेगा मतलब केवल O रहेगा, क्या रहेगा, तो क्या कहलाएगा, धातु का ऑक्साइड। कैल्शियम के साथ यदि ऑक्सीजन है तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यदि OH नजर आया, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब यहाँ कैल्शियम और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaOH। कैल्शियम 2 गो रखता है, पता है ना तुमको, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। चलिए आगे बताएंगे सब बात, अभी तुम लोग समझो कि ये 2 हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। और क्या मुक्त करेगा, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा।
समझ में आ गया? हाँ हाँ प्लस। हाँ बैलेंस करो। हाँ बैलेंस तुम लोग खुद से करो, क्या है बैलेंस करो। चलिए बताइए, सोडियम सॉरी पोटेशियम धातु है या नहीं? इसका अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? जल के साथ। तो वही कंसेप्ट होगा, जल के अंदर क्या सब है? H और OH। तो इसका OH किसके साथ आ जाएगा? तो क्या बन जाएगा? हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH। और क्या मुक्त हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब समझिए ध्यान से थोड़ा सा। इसका मतलब ये है कि यदि सोडियम और पोटेशियम को पानी में भी क्या करेंगे? डुबा के रखेंगे या पानी के साथ भी रखेंगे, तो भी ये क्या करेगा? अभिक्रिया करके आग लगाएगा। क्यों? पानी में क्यों लगा देगा? क्योंकि आप सबको पता है पानी में भी क्या है? ऑक्सीजन है ना रे? इसी कारण इसको पानी में डुबाकर नहीं रखा जाता। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। समझ में आ गया? यदि सोडियम को पोटेशियम पानी में थोड़ा सा डाल दिया तो पानी में आग लग जाएगा। समझ में आ गया? हाँ चलो लिखो इसको जल्दी से। अगले देखिए, लिखिए मैग्नीशियम, आयरन तथा जिंक। मैग्नीशियम, आयरन तथा जिंक जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। बात नहीं करो। परंतु जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड की हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। समझ में आ गया? तो लोहा में पानी से जंग नहीं लगता है, नमी वाला हवा से जंग लगता है। समझ में आ गया? नमी वाला हवा मतलब जल वाष्प, जिसमें हवा के साथ साथ जल की मात्रा है, वाटर वेपर। समझ में आ गया? तब जाके लोहा में हो या मैग्नीशियम में हो या जिंक में हो, ये सभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसके लिए पानी से ज़्यादा खतरनाक है पानी वाला हवा। ठीक है, पानी में रिएक्शन करता है लेकिन लंबे समय के बाद करता है, लेकिन जल वाष्प में तुरंत कर लेता है। ठीक है, तो सभी का हम लोग समीकरण लिख लेंगे। तो पहले क्या है? Mg प्लस H2O। तो सिंपल है, इसका ऑक्सीजन क्या होगा? जल का ऑक्सीजन किसके साथ आ जाएगा? और हाइड्रोजन को तलाक दे देगा ना, तो बना जाएगा क्या? MgO प्लस H2O। ऊपर उठ जाओ, नहीं ये हो गया आपको मैग्नीशियम। और क्या है? जिंक है, जिंक प्लस H2O। इसका भी ऑक्सीजन किसके साथ आ जाएगा?
बोलो ना रे, जिंक के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, और क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हाँ तो ये आपका ये मेन पॉइंट हो गया। कौन कौन धातु बोलो तो एक बार, तांबा यानी कि कॉपर, और मरकरी Hg जिसको हम लोग पाड़ा कहते हैं, टीन Sn, सोना ऑरंडम और चांदी Ag, ये सब जल के साथ नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील है। क्या है ये? जल के साथ अभिक्रिया काफ़ी लंबे समय, कई वर्षों के बाद ये करता है। तब तक वैज्ञानिक साइंटिस्ट का भी दाढ़ी बाल पक जाता है नहीं, और ये मान लेता है कि अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यदि हम क्या करते हैं, कॉपर की अभिक्रिया, मरकरी की अभिक्रिया, या टीन की अभिक्रिया, या चांदी की अभिक्रिया, या सोना की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, H2O के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा रे, नो रिएक्शन। क्या होगा? यदि इन सभी धातुओं के साथ किसका अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, नो रिएक्शन। लिखिए चलिए, ये धातु के रासायनिक गुण का 7वां नंबर होगा। लिखिए, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो सबसे पहले एग्जांपल किसका लेंगे हम, सोडियम का, क्योंकि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सोडियम। इसका अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, किसी अम्ल के साथ, जो सिंपल हम मान के चलो HCl ले लेते हैं, नहीं तो ये क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। याद रहे, एग्जाम्पल लिख लिए, एक एग्जाम्पल और लिखिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका भी क्या होगा, Mg किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बन जाएगा, MgCl2। ये 2 क्लोरीन को रख सकता है, क्योंकि इसके वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है ना रे, तो 12 में पहला कितना, दूसरा में, लास्ट में इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा, ये किसको दान करेगा, क्लोरीन को। तो एक क्लोरीन को क्या हो सकता है, 1। कितना होता है क्लोरीन का, 17 होता है, 2 8 7। तो इसको कितना और मिलेगा कि 8 पूरा कर लेगा, 1 मिलेगा, यानी कि 1 क्लोरीन पर कितना माइनस, 1 माइनस। तो यहाँ 2 क्लोरीन पर कितना माइनस, इसका मतलब मैग्नीशियम क्या इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 दिया। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। प्लस क्या चीज़, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। तो बता, सोडियम और मैग्नीशियम में अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सोडियम है। तो तेजी से अभिक्रिया कौन करेगा, और धीरे से मैग्नीशियम करेगा, नहीं। तो हम लोग नीचे में लिख लीजिए,
लिखिए सोडियम काफी तेजी गति से अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया करता है, परंतु मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में ये भी करता है तेजी से, लेकिन सोडियम से कम करता है, परंतु मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में धीरे गति से करता है, धीरे गति से करता। क्यों करता है धीरे गति से? क्योंकि उसी में लिखिएगा, क्योंकि क्या? क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए।